इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक बात जरूर समझ में आ जाएगी कि इंसान की जिंदगी में क्या जरूरी है, कामयाब होना, जीनियस होना या जिंदगी जीना। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गिफ्टेड। ये कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एक छोटे से घर से, जहां पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक अपनी बेटी को आज पहली बार स्कूल भेज रहा है, जिसका नाम मैरी है। मैरी स्कूल नहीं जाना चाहती, पर फ्रैंक उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम यही चाहती थी और तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। वो मैरी को स्कूल भेज देता है और जब वो वापस अपने घर पर आता है तो यहाँ पर उसके घर की ओनर आती है। वो कहती है कि तुमने मैरी को स्कूल भेजकर अच्छा नहीं किया, अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम उसे वापस ले आओ। फ्रैंक उसे बताता है कि 2 दिन पहले मैरी ने उसे कहा कि अगर जर्मनी यूरो से बाहर आ जाए तो भी वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ सकता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी नहीं बता सकते। फ्रैंक कहता है कि मैरी के अपनी उम्र के एक भी दोस्त नहीं है, उसे अपनी उम्र वालों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। यहाँ पर जो उसकी ओनर होती है वो कहती है कि अगर मैरी को किसी ने हमसे छीना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो वहां से चली जाती है। वहीं स्कूल में दिखाया जाता है कि मैरी का आज पहला दिन है और क्लास में उसकी टीचर सब बच्चों से पूछती है 2 और 2 कितना होता है। एक बच्चा जवाब देता है 4। मैरी इन सब सवालों से परेशान और बोर हो रही होती है। इसके बाद उसकी टीचर पूछती है 3 + 3 कितना होता है। मैरी पूछती है कैसा स्कूल है, सबको पता है इसका आंसर 6 है। उसकी टीचर कहती है कि यहाँ का एक रूल है, जब किसी बच्चे का नाम लिया जाए तभी वो जवाब देगा। और इसके बाद मैरी की टीचर उसे खड़ा करके पूछती है चलो तुम बताओ 9 + 8 कितना होता है। मैरी तुरंत जवाब देती है 17। उसकी टीचर कहती है हाँ सही है, अब ये बताओ 15 + 17 कितना होता है। मैरी कहती है 32। उसकी टीचर को लगता है कि ये आसान था, इसीलिए उसने जल्दी बता दिया। वो पूछती है 57 + 1 35 कितना होता है। मैरी तुरंत जवाब दे देती है 192। ये सुनकर उसकी टीचर को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए अब वो उससे टफ क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है बताओ 57 × 135 कितना होता है। मैरी थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है 7695। और ये जवाब सुनकर उसकी टीचर कैलकुलेटर निकालकर जब कैलकुलेट करती है तो मैरी का आंसर बिल्कुल ठीक होता है। मैरी यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट भी बता देती है। वो कहती है 87.7, जो कि सही आंसर होता है। मैरी की टीचर हैरान होती है कि मैरी ने किया तो किया कैसे। कुछ देर बाद मैरी की प्रिंसिपल सब बच्चों से मिलने के लिए आती है। मैरी अपनी प्रिंसिपल से बोलती है क्या कोई फ्रैंक को यहाँ पर बुला सकता है, क्योंकि मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रहना चाहती। कुछ देर बाद फ्रैंक जब मैरी को स्कूल से ले जा रहा होता है तो वहां पर उसकी टीचर मिस स्टीवनसन और एक और टीचर खड़ी होती है। दूसरी टीचर मिस स्टीवनसन को बताती है कि मैरी के डैड हर फ्राइडे को बार में आते, मैंने उन्हें कई बार वहां पर देखा है, लेकिन ये उदास रहते हैं। मैरी की टीचर मिस स्टीवनसन भागते हुए उनके पीछे जाती है। वो फ्रैंक को रोककर बताती है कि आपकी बेटी गिफ्टेड है, आज उसने मैथ्स के ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए जो एक 7 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। फ्रैंक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है जिसे ट्रैक्टनबर्ग मेथड कहा जाता है। वो 7 सालों तक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे और वहां पर उन्होंने इस तरीके को इजाद किया था। ये कहकर फ्रैंक मैरी को लेकर वहां से निकल जाता है। वो उसे बीच पर लेकर जाता है। फ्रैंक मैरी से नाराज होता है क्योंकि उसने अपनी प्रिंसिपल से बदतमीजी की। मैरी कहती है मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। फ्रैंक उसे ये भी कहता है कि तुम्हें शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैरी की टीचर मिस स्टीवनसन को दिखाया जाता है जो उस तरीके के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही होती है जो उसे फ्रैंक ने बताया था, यानी कि ट्रैक्टनबर्ग मेथड, पर उसे इस मेथड के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। अब अगले दिन यहाँ सब बच्चों का टेस्ट होता है और जब मैरी को उसका टेस्ट पेपर दिया जाता है तो वो उसे चंद ही मिनटों में सॉल्व कर देती है। मिस स्टीवनसन कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही करोगी, और वो उसे एक हार्ड क्वेश्चन पेपर देती है, पर वो भी मैरी कुछ ही देर में हल कर देती है। यहाँ पर मिस स्टीवनसन को समझ में आ चुका है कि मैरी का दिमाग नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग है। उसका दिमाग गिफ्टेड है, वो जीनियस है। और अब वो मैरी के पिता फ्रैंक एडलर के बारे में इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करती है। वो टाइप करती है फ्रैंक एडलर मैथमेटिशियन, पर उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। पर यहाँ पर एक दूसरा नाम सामने आता है। ये नाम होता है डिएन एडलर मैथमेटिशियन, और जब वो उसके बारे में पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि ये एक जीनियस थी, पर इसने सुसाइड कर ली। उसकी एक बेटी भी थी जिसे अब उसका भाई फ्रैंक पालता है, यानी कि मैरी फ्रैंक की बेटी नहीं बल्कि उसकी भांजी है, यानी कि वो उसकी बहन की बेटी है। मिस स्टीवनसन ये सब जानने के बाद फ्रैंक से मिलने के लिए उस बार में जाती है जहां पर वो हर फ्राइडे को जाता है। ये दोनों एक साथ ड्रिंक पीते हैं और
और वहाँ पर फ्रैंक बताता है कि जब मैरी 6 महीने की थी तो एक रात को मेरी बहन मेरे घर पर आई। वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, पर उस रात को मुझे डिनर पर जाना था और जब मैं डिनर से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया। पिछले 6.5 सालों से मैरी और मैं एक साथ हैं। मैरी के डैड ने कभी उसे देखा भी नहीं क्योंकि वो इंसान मेरी बहन को 1 महीने में छोड़कर चला गया था। फ्रैंक स्टीवनसन को यह भी बताता है कि उसकी मॉम ने उसकी बहन को घर से निकाल दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उसकी मॉम को उसकी बहन को लेकर कुछ और प्लान्स थे, इसीलिए वो उनके प्लान्स में फिट नहीं हुई। अब अगले दिन स्कूल बस में दिखाया जाता है कि मैरी की क्लास का एक बच्चा एक मॉडल एक प्रोजेक्ट बनाकर ला रहा होता है। तभी एक बड़ी क्लास का बच्चा जानबूझकर उसे गिरा देता, उसे परेशान करने लगता है। इस बात से मैरी को गुस्सा आता है और वो भागते हुए उसकी तरफ जाती है और अपनी बुक उसकी नाक पर मारती है। उस बच्चे की मॉम उसे स्कूल से वापस ले जाती है जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है। फ्रैंक ये देख लेता है और वो मैरी के पास जाता है, लेकिन वो मैरी को डांटता नहीं है और प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल कहती है कि इस बात के लिए मैरी को निकाला जा सकता है। फ्रैंक कहता है कि ये उसकी पहली गलती है, वैसे भी उसने लड़ाई एक बच्चे को बचाने के लिए की जिसको वो लड़का परेशान कर रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि मुझे पता चला है कि आपकी बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत टैलेंटेड है, उसके अंदर ऐसी खूबियां हैं जो हमारे स्कूल की पढ़ाई उसे कभी नहीं पढ़ा सकती। एक स्कूल है जिसका नाम ओक्स है, वहाँ के प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, अगर आप चाहो तो हम वहाँ पर मैरी का एडमिशन करवा सकते हैं। फ्रैंक कहता है कि मैंने पता किया था, लेकिन वहाँ की फीस $30,000 है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रिंसिपल कहती है कि मैं उसे स्कॉलरशिप दिला सकती हूँ, पर फ्रैंक मना कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैरी को ये लगे कि वो दूसरों से अलग है, मैं चाहता हूँ कि वो इसी स्कूल में पढ़े। हालांकि जो स्कूल बस में आज हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था, पर अगर आप इसे दूसरे नजरिए से देखें तो एक 12 साल का बच्चा जो 7 साल के बच्चे को परेशान कर रहा था, मैरी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं जानता हूँ किसी पर हाथ उठाना गलत है, इसके लिए मैरी को डांट भी पड़ेगी, पर मुझे मैरी पर फक्र है। फ्रैंक के जाने के बाद प्रिंसिपल बोलती है कि मैरी की सारी डिटेल्स निकालो। फ्रैंक और मैरी जब घर पहुंचते हैं तो मैरी देखती है कि उनके दरवाजे पर एक लेडी खड़ी होती है और जब वो फ्रैंक से पूछती है कि वो कौन है, फ्रैंक कहता है कि वो तुम्हारी नानी है। दरअसल आज पहली बार फ्रैंक की मॉम यानी मैरी की नानी उससे मिलने के लिए आई है। वो उसके लिए एक लैपटॉप भी लाती है। वो कुछ किताबों के नाम लेती है, वो कहती है कि तुम इस पर पढ़ सकती हो। मैरी कहती है कि मैंने ऑलरेडी वो किताब पढ़ ली और आजकल मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रही हूँ। ये सुनकर उसकी नानी बहुत खुश होती है, वो उसे और भी किताबों के बारे में बताना चाहती है ताकि वो मैथमेटिक्स ज्यादा से ज्यादा पढ़े, पर यहाँ पर उसका बेटा फ्रैंक इंटरप्ट करता है। वो कहता है कि मैरी को बहुत सारा होमवर्क करना है और कल उसे स्कूल भी जाना है, इसीलिए अब उसे सोना चाहिए। फ्रैंक की मॉम यहाँ से जाने लगती है। फ्रैंक की मॉम नहीं चाहती कि मैरी यहाँ पर रहे क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि वो एक जीनियस है जैसे कि उसकी बेटी थी। वो जाने से पहले फ्रैंक को कहती है कि जिस जगह तुम रह रहे हो ये मैरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खास तौर पर वो स्कूल जहां वो पढ़ती है। दरअसल मैरी की प्रिंसिपल ने उसको सब कुछ बताया होता है। फ्रैंक अपनी मॉम से कहता है कि आपको वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसकी मॉम मैरी को अपने साथ ले जाना चाहती है, इसीलिए फ्रैंक को एक बार फिर से बुलाती है। वो कहती है कि मैरी एक जीनियस है, उसकी जिंदगी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। फ्रैंक कहता है कि मैं कभी भी आपको उसको अपने साथ ले जाने नहीं दूंगा क्योंकि आप उसे एक टीचर को सौंप देंगे, बाद में उसे आप साइंटिस्ट के बीच में झोंक देंगे जहां पर वो अपनी पूरी जिंदगी बिता देगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐसी जिंदगी जिए, और इसीलिए मेरी बहन ने उसे मेरे पास छोड़ा। फ्रैंक की मॉम कहती है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसे कभी भी सही गलत की पहचान नहीं थी। अगर उसे पहचान होती तो नावियर स्टोक्स की इक्वेशन को सुलझाकर वो दुनिया की एक महान गणितज्ञ बन चुकी होती, पर वो नहीं कर पाई क्योंकि वो कमजोर थी, अपने पिता की तरह, अपने भाई की तरह। अगर तुमने मैरी को मुझे नहीं दिया तो अगली मुलाकात हमारी कोर्ट में होगी, और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर मैरी और उसके मामा फ्रैंक के बीच में बहुत अच्छी इक्वेशन, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फ्रैंक को इस बात की परवाह नहीं है कि मैरी महान बने। वो सिर्फ ये चाहता है कि मैरी एक आम जिंदगी जिए, खुश रहे, जो करना चाहती है अपनी मर्जी से करे, जैसा कि उसकी बहन भी करना चाहती थी पर वो कभी नहीं कर पाई। अब फ्रैंक की और उसकी मॉम की मुलाकात कोर्ट में होती है। जज कहता है कि अच्छा तो ये होगा कि आप दोनों आपस में समझौता कर ले। यहाँ पर मैरी की नानी को उससे मिलने की परमिशन मिल जाती है। कुछ दिनों के बाद फ्रैंक को एक लेटर मिलता है जो कि कोर्ट की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि मैरी की नानी मैरी को अपने साथ 2 दिनों के लिए ले जाना चाहती है और उसे अब मैरी को भेजना होगा। मैरी अपनी नानी के साथ उसके घर बॉस्टन जाती है। वहां पर मैरी को बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन मैरी की नानी उसे यूनिवर्सिटी ले जाती है। दरअसल वो उसे एक प्रोफेसर से मिलवाना चाहती है। जब ये दोनों यूनिवर्सिटी में होते हैं तो मैरी की नानी उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम पर काम कर रही थी और उसका नाम था नावियर स्टोक्स। वो उसे सुलझा नहीं पाई। वो दीवार पर मैरी को मैथमेटिक्स की 7 अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखाती है
वो कहती है कि इन 7 में से आज तक एक ही को सुलझाया गया है, जहां पर एक मैथमेटिशियन की फोटो लगी होती है। वो मैरी को बताती है कि अगर तुम्हारी मॉम ने मैथमेटिक्स की उस प्रॉब्लम को जिस पर वो काम कर रही थी उसे सुलझा लिया होता तो आज उसकी फोटो यहाँ पर होती। मैरी कहती है कि हो सकता है कि कभी मेरी फोटो यहाँ पर लगे। इसके बाद मैरी की नानी उसे एक हॉल में ले जाती है जहां पर ब्लैक बोर्ड पर मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम लिखी होती है। यहाँ पर एक प्रोफेसर भी होता है और मैरी को कहा जाता है कि इसे सॉल्व करो। मैरी बहुत देर तक उस प्रॉब्लम को देखती रहती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। प्रोफेसर मैरी के पास जाता और उससे पूछता है क्या तुम इस छोटी सी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रही हो। मैरी कहती है छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर मैरी की नानी की तरफ एक नाउमीदी भरी नजरों से देखता है। मैरी की नानी उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है, बहुत गुस्सा होती है। मैरी पूछती कि आप मेरे ऊपर गुस्सा है। उसकी नानी कहती नहीं बल्कि उस प्रोफेसर पर। उसे क्या लगा था कि तुम अंदर जाते इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगी। मैरी कहती उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो गलत थी। ये सुनकर उसकी नानी हैरान हो जाती है। वो कहती कैसे। मैरी बताती कि वहां पर नेगेटिव साइन लगाना वो भूल गए थे जिसकी वजह से पूरी प्रॉब्लम गलत हो गई, इसीलिए उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता था। ये सुनने के बाद मैरी की नानी उसे वापस उसी जगह पर ले जाती है और इस बार मैरी इस प्रॉब्लम को ठीक करके पूरी तरह से सॉल्व कर देती है। प्रोफेसर मैरी से पूछता है जब तुम्हें पता था कि ये प्रॉब्लम गलत है तुमने बताया क्यों नहीं। मैरी कहती कि मामा ने मना किया है कि बड़ों की गलती नहीं बताते, उन्हें बुरा लगता है। यहाँ पर एक बात साबित हो जाती है कि मैरी किसी जीनियस से कम नहीं है। जिस तरह से उसकी मॉम एक महान मैथमेटिशियन थी, शायद मैरी अपनी मॉम से भी आगे है। अब मैरी के लिए कोर्ट में कई सुनवाइयां चलती हैं और इन सुनवाइयों में मैरी की नानी से पता चलता है कि मैरी की मॉम जो डियान थी वो कभी किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं थी, ना ही वो कभी कोई गेम देखने के लिए गई, ना ही पिकनिक पर और ना ही उसके कोई दोस्त थे। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी मैथमेटिक्स। डियान की मॉम का ये मानना था कि वो सबसे अलग है, वो बिलियंस में से एक है और जो वो कर सकती है कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर फ्रैंक का वकील उनसे सवाल पूछता है अगर आपकी बेटी अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स करना चाहती थी तो वो अपने पड़ोसी जिससे वो प्यार करती थी उसके साथ भाग क्यों गई। मैरी की नानी और डियान की मॉम यहाँ पर जवाब देती है उस वक्त मेरी बेटी 17 साल की थी, उसे सही और गलत का कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। जब मैंने उन दोनों को अलग किया तो 1 साल बाद मेरी बेटी ने मुझे थैंक यू कहा था। अगर उसने अपनी रिसर्च को, अपने मैथमेटिक्स के अधूरे काम को पूरा कर लिया होता और वो जिंदा होती तो वो तुम्हें इस बात का जवाब देती। यहाँ पर फ्रैंक के ऊपर भी कई इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो मैरी की परवरिश करने के लिए एक सही इंसान नहीं है, वो उसे अच्छे स्कूल नहीं भेज सकता, साथ ही साथ उसने किसी से लड़ाई भी की थी और यहाँ पर मैरी ने जिस बच्चे को मारा था, जिसकी नाक से खून निकल गया था, उस इशू को भी यहाँ पर उठाया जाता है। हालांकि फ्रैंक पहले एक टीचर था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर था, पर अब उसने वो काम छोड़ दिया, वो बोर्ड्स ठीक करता है, इसीलिए उसके काम को लेकर भी यहाँ पर कई सवाल उठाए जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मैरी को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, साथ ही साथ मैरी को जो ऑक्स की स्कॉलरशिप मिल रही थी तुमने उसे भी ठुकरा दिया। फ्रैंक कहता है कि मेरी बहन हमेशा से ये चाहती थी कि उसकी बेटी को एक आम जिंदगी मिले, वो एक आम स्कूल में पढ़े, वो आम बच्चों के साथ खेले, उनसे दोस्ती करे, जो सब उसे नहीं मिला वो सब अपनी बेटी को देना चाहती थी। यहाँ पर मैरी का पिता भी आता है और वो ये सिफारिश करता है कि मैरी को उसकी नानी को दे दिया जाए, पर उसने कभी अपनी बेटी को देखा ही नहीं था, तो कोर्ट को समझ में आ जाता है कि इसे मैरी की नानी ने यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए उसकी बात को कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि ये केस पूरी तरह से फ्रैंक के फेवर में है, लेकिन एक चीज उसके फेवर में नहीं है और वो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। हो सकता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से केस उसके पक्ष में ना जाए और मैरी को उसकी नानी को सौंप दिया जाए। वहीं मैरी की नानी को भी ये डर होता है कि बचपन से फ्रैंक ने मैरी को पाला है, इसीलिए हो सकता है कि जज उसकी कस्टडी उसे दे दे। और फ्रैंक के वकील का कॉल आता है, वो कहता है कि तुम्हारी मॉम के वकील का कॉल आया था, उसने कहा क्यों ना हम कोई बीच का रास्ता निकाल लें, मैरी की कस्टडी ना तुम्हारे पास रहेगी ना तुम्हारी मॉम के पास, उसे किसी ऐसी फैमिली को दे दिया जाए जो उसकी अच्छी केयर कर सके, जो उसे अच्छी एजुकेशन दिला सके। हालांकि फ्रैंक इस बात के लिए राजी नहीं होता, पर उसका वकील कहता है जब मैरी 12 साल की हो जाएगी तो कोर्ट में जाकर ये कह सकती है कि उसे किसके साथ रहना है, तब तक हम उसे फॉस्टर केयर के लिए दूसरे परिवार को दे देते हैं। मैंने एक परिवार से बात भी कर ली है, वो परिवार तुम्हारे घर से 25 मिनट की दूरी पर रहता है, वहां तुम्हारी मॉम भी उससे मिल सकती है और तुम जब चाहे उससे मिलने जा सकते हो। हालांकि फ्रैंक ऐसा नहीं करना चाहता, पर उसका वकील उसे बताता है कि जो जज तुम्हारे केस का फैसला करेगा मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसके साथ मैंने कई केस लड़े हैं और वो फैसला तुम्हारी मॉम के पक्ष में सुनाएगा क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो मैरी को अच्छी जिंदगी दे सकती है। अब फ्रैंक उस परिवार से मिलने जाता है जहां पर इन्हें मैरी को भेजना है। फ्रैंक को ये परिवार अच्छा लगता है। फ्रैंक उनसे कहता है कि मैरी अपने साथ अपनी बिल्ली ला सकती है। दरअसल मैरी की एक बिल्ली होती है जिससे वो बहुत प्यार करती है। वो परिवार इस बात की मंजूरी दे देता है
और अब कोर्ट की मंजूरी के साथ फ्रैंक मैरी को उस परिवार के पास छोड़ने के लिए जाता है। हालांकि मैरी वहां नहीं रहना चाहती। वो फ्रैंक से कहती कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मुझे अपने साथ रखोगे, पर अब फ्रैंक मजबूर है। वो मैरी को समझाने की कोशिश करता है। मैरी कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए उसे वहां पर छोड़कर निकल जाता है। इस बात से फ्रैंक को बहुत दुख होता है। फ्रैंक मैरी से मिलने दोबारा जाता है, पर जिसके घर पर मैरी रहती है वो कहता है कि मैरी तुमसे नहीं मिलना चाहती, वो तुमसे नाराज है, तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए, तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। फ्रैंक वहां से वापस चला जाता है। अब एक दिन मैरी की टीचर मिस स्टीवनसन को बिल्ली को अडॉप्ट करने का एक ऐड दिखता है, और ये बिल्ली और कोई नहीं बल्कि मैरी की बिल्ली फ्रेड होती है। स्टीवनसन इस ऐड का फोटो खींचकर फ्रैंक को भेज देती है। फ्रैंक उस जगह जाता है जहां पर बिल्ली होती है। वो उनसे पूछता है कि इस बिल्ली को यहाँ पर कौन लेकर आया। वो बताते हैं कि एक लेडी यहाँ पर इस बिल्ली को छोड़ने के लिए आई थी, उसने कहा था कि उसे बिल्लियों से एलर्जी है। यहाँ पर फ्रैंक समझ जाता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है, क्योंकि उसकी मॉम को बिल्लियों से एलर्जी है। वो अपनी मॉम की पूरी चालाकी समझ जाता है और अब वो उस घर में जाता है जहां पर उसने मैरी को छोड़ा था। वहां वो देखता है गेस्ट हाउस में उसकी मॉम, मैरी और एक मैथमेटिक्स का टीचर होता है जो चारों तरफ किताबों से घिरे हुए होते हैं। वो मैरी को कहता है चलो मेरे साथ, लेकिन मैरी अपने मामा से नाराज है, वो बाहर भाग जाती है। फ्रैंक मैरी के पीछे जाने से पहले अपनी मॉम को एक नोटबुक देता है। वो कहता है कि आपको इसे देखना चाहिए। इसके बाद वो बाहर मैरी के पास जाता है। मैरी फ्रैंक से बहुत नाराज होती है क्योंकि फ्रैंक ने मैरी से वादा किया था कि वो उसे अपने से कभी भी दूर नहीं करेगा, इसीलिए फ्रैंक को बहुत मारती है। पर फ्रैंक उसे मना लेता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि फ्रेड यानी कि तुम्हारी बिल्ली अब मेरे पास है, वो घर पर खेल रही है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। फ्रैंक एक बार फिर से अंदर अपनी मॉम के पास जाता है जहां उसके हाथ में वो नोटबुक होती है जो फ्रैंक ने उसे दी थी। उस नोटबुक में लिखा होता है कि उसकी बहन डियान ने अपनी रिसर्च को, अपनी थीसिस को पूरा कर लिया था, यानी कि मैथमेटिक्स की जिस प्रॉब्लम को सुलझाना चाहती थी वो उसने सुलझा ली थी। पर फ्रैंक की मॉम को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती कि अगर डियान ने किया होता तो सबको बताती, दुनिया के सामने इस बात को लाती। फ्रैंक उन्हें बताता है कि डियान ने मुझसे वादा लिया था कि इन नोट्स को मैं मरने के बाद पब्लिश करूं। उसकी मॉम कहती कि उसे मरे हुए 6 साल हो चुके हैं। फ्रैंक कहता है कि वो अपनी मौत की बात नहीं कर रही थी। दरअसल डियान अपनी मॉम की हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से इतनी परेशान थी कि वो अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पाई। हालांकि उसने मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सुलझा लिया था, पर वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से हार चुकी थी, इसीलिए वो अपनी मॉम से नाराज थी और अपने भाई को इसीलिए उसने कहा था कि मॉम की मृत्यु के बाद इसे पब्लिश करना। फ्रैंक अपनी मॉम को कहता है कि मैं मैरी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, वैसे भी अब आपके पास टाइम नहीं होगा, इस चीज को प्रूव करने में आपको कई साल लग जाएंगे। ये कहकर फ्रैंक वहां से चला जाता है। यहाँ पर फ्रैंक की मॉम की आंखों में आंसू, पछतावा होता है, पर अब जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है। मैरी अब फ्रैंक के साथ रहती है। उसकी जिंदगी नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों के साथ खेलती है, पार्क में जाती है, वो हर काम करती है जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, जो उसकी मॉम डियान ने कभी नहीं किया। साथ ही साथ वो कॉलेज लेवल की एजुकेशन भी लेती है, जहां पर लेक्चरर मिस्टर रामानुजन के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रहा होता है। मिस्टर रामानुजन भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। तो ये थी पूरी कहानी गिफ्टेड मूवी की। इस कहानी के जरिए हमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इंसान भले कितना भी जीनियस क्यों ना हो, अगर उसने अपनी जिंदगी नहीं जी तो उसकी जिंदगी के कोई मायने नहीं होते। जिस तरह से मैरी की मॉम ने अपनी थीसिस पूरी कर ली थी, उसने वो कर लिया था जो पूरी जिंदगी करना चाहती थी, फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। तो भले जिंदगी में आप कुछ भी करो, कुछ बनो या ना बनो, पर जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.6। इस फिल्म का बजट था $7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $43 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।